कहानी के शुरुआत में हम जंग नाम के एक योद्धा को देखते हैं। वो सेट फ्रूट नाम के एक कबीले का सदस्य है, जहां वो अकेले ही अपने दुश्मन कबीले से फाइट करने आया था। उसके साथ उसके बाकी लोग नहीं थे। वो अकेले ही दुश्मनों के सामने खड़ा था और वो एक ही बार में अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देता है। जब उसकी फाइट दुश्मन कबीले के सबसे खतरनाक आदमी से हुई तो वो उसे भी मार गिराकर खत्म कर देता है और उसको मारने के बाद वो इतिहास का सबसे तेज तलवारबाज की उपाधि प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जब उसने अपने दुश्मन कबीले के सामान में एक बॉक्स को ओपन किया तो उसे उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी, जो कि अभी बहुत छोटी थी और जैंग को अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने का हुक्म मिला था। पर उस छोटी सी जान को देखकर जैंग ने अपनी तलवार को अंदर कर लिया और वो उस बच्ची को लेकर अपने सेट फ्रूट के कबीले की तरफ वापस आने लगता है। लेकिन उसे पता था कि अगर मैंने इस बच्ची को नहीं मारा तो मेरे सेट फ्रूट के लोग इस बच्ची को मारने जरूर आएंगे, जिससे कि मुझे भी खतरा हो सकता है। लेकिन वो इन सबको साइड करके उस बच्ची को अपने साथ ले जाने लगा। जैंग उस बच्ची को लेकर एक जंगल के रास्ते जा रहा था तो बीच में उसके कबीले के लोग उस पर हमला करते हैं। मगर अब जैंग सबसे खतरनाक तलवारबाज था, इसलिए वो अपने ही लोगों को एक ही बार में मार गिराता है। उसे पता था कि मैं इस बच्ची को लेकर ज़्यादा समय इधर उधर नहीं भटक सकता, इसलिए वो एक नाव पकड़कर अपने पुराने दोस्त किम के शहर जाने लगा। वो देश से बाहर पेरिस के गांव में रहता था और जंग भी कई दिनों का सफर तय करके आखिरकार पेरिस पहुंच जाता है। जहां जब वो अपने दोस्त के गांव पहुंचा तो वहां घर और लोगों की तादाद बहुत कम थी। साथ ही वो गांव आम गांव के मुकाबले बहुत छोटा था और सबसे पहले जैंग की मुलाकात उस गांव में थॉमस नाम के एक शराबी से होती है, जो हर वक्त नशे में रहता था। फिर वो एट बॉल नाम के एक बौने आदमी से मिला, जो कि गांव का सबसे इंटेलिजेंट और सर्कस में काम करने वाला आदमी था। और जंग उससे अपने दोस्त किम के बारे में पूछता है तो एट बाल उसे बताता है कि उसकी मौत तो 3 साल पहले ही हो गई है और यहाँ वो लॉन्ड्री का काम किया करता था, जहाँ गांव के सभी लोग उसकी दुकान से अपने कपड़े धुलवाया करते थे। एट बाल उसे किम के लॉन्ड्री में लाता है, जहाँ अब पीरू नाम की लड़की रहा करती थी। किम के मरने के बाद पीरू ही उसका काम संभालने लगी। वो जैंग को एक बच्ची के साथ देखकर समझ रही थी कि जैंग उसका बाप है, जो कि रास्ता भटक गया है, और वो उस नन्ही सी जान का नाम पूछती है। तो जंग बताता है कि मुझे इसका नाम नहीं पता और इसके माता पिता मर चुके हैं। तो ये सुनकर पीरू समझ गई थी कि ये बच्ची अनाथ है, इसलिए वो उसका नाम दिसंबर रखती है। वो कहती है कि तुम यहाँ किम की तलाश में आए हो तो तुम मेरे साथ उसका बिजनेस संभाल सकते हो, जहाँ मैं तुम्हें लॉन्ड्री का सारा काम सिखा दूंगी और हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका बराबर हिस्सा होगा। और इस डील के लिए जंग भी तैयार हो गया था, क्योंकि अब उसके पास यहाँ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो खुद अपने शहर को छोड़कर इतने दूर बचने के लिए आया था और वो नहीं चाहता था कि अब मुझे यहाँ से निराश होकर जाना पड़े, इसलिए वो यहीं रहने का ठान लेता है। जिसके बाद अगले दिन से ही जैंग उस लॉन्ड्री की शॉप में काम करने लगा, जहाँ जब कुछ बच्चे अपने गंदे कपड़े लाकर जैंग को उन कपड़ों को धोने के लिए कहते हैं तो वो जैंग के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन एट बाल वहाँ आकर उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है और इस वक्त किसी को भी पता नहीं था कि जैंग जैसे मासूम चेहरे के पीछे एक खतरनाक योद्धा है, जो कि अपनी खतरनाक तलवार से किसी का भी काम तमाम कर सकता है। जिसके बाद एट बाल जैंग को खाना खाने के लिए एक जगह की तरफ लाता है तो बीच में जैंग देखता है कि पीरू वहाँ निशाना लगाने की कोशिश कर रही है, पर उससे एक भी निशाना नहीं लगता। उसके सारे निशाने जमीन में ही गिरे जा रहे थे और जैंग उसको देखते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद जैंग एट बाल के साथ खाना खाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एट बाल एक सर्कस बना रहा है ताकि वो पहले की तरह पेरिस के इस छोटे से गांव में अपने दोस्तों के साथ लोगों का मनोरंजन कर सके। अब जैंग को वहाँ रहते हुए काफी समय हो चुका था और वो लोगों के साथ मिलकर वहाँ की चीजें सीखने लगा। पीरू उसे लॉन्ड्री का सारा काम सिखा देती है, साथ ही वो वहाँ के लोगों के बीच अलग अलग खेल भी खेलने लगा था। उसे यहाँ अब अच्छा लगने लगता है और वो अपने इसी जीवन के साथ बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही जीना चाहता था। जैंग उस बंजर जमीन में गड्ढे खोदकर वहाँ बीज और पानी डालकर पौधे उगाने का भी प्रयास करता है और कुछ ही दिनों में उस बंजर सी जमीन में पौधे भी खिल उठते हैं। जंग यहाँ रहकर काफी नई चीजें सीखने लगा था, जो कि आज तक उसने कभी भी नहीं सीखी थी। वो सेट फ्रूट कबीले में बस पुरानी तकनीकी से जीवन जीता था, पर यहाँ आने के बाद उसका जीने का नजरिया ही बदल गया। वो यहाँ खुशी से रहता है और एक दिन जब वो 8 बाल के साथ कार्ड्स खेल रहा था तो दूर पीरू किसी की कब्र पर फूल चढ़ा रही थी और ये देखकर जैंग पूछता है कि पीरू किसकी कब्र पर फूल चढ़ा रही है, जबकि पीरू का तो कोई भी अपना नहीं है। तो 8 बाल उसे पीरू की लाइफ के बारे में बताने लगता है और यहाँ सिर्फ फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है,
जहाँ कोलिनल नाम का एक गुंडा गांव-गांव में जाकर लूटपाट मचाया करता था। वो गांव को लूटने के साथ-साथ वहाँ की लड़कियों के साथ गंदे काम भी किया करता था, जहाँ वो लड़कियों को लाइन से खड़ा करके उनके दाँतों को चेक करता है कि किस-किस लड़की के 32 और साफ दाँत हैं, और जिस लड़की के 32 और साफ दाँत होते थे, कोलिनल उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता था। और ऐसे ही जब कोलिनल लड़कियों के दाँत देख रहा था तो उसे पीरू के 32 और साफ दाँत दिखाई देते हैं, इसलिए वो उसे अपने रूम में ले जाकर उससे ज़बरदस्ती करने लगा। मगर पीरू वह एक बर्तन में गर्म तेल देखती है और यहाँ से बचने का उसके मन में और कोई रास्ता नहीं सूझता, इसलिए वो उस गर्म तेल को कोलिनल के मुंह में फेंक कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन कोलिनल पीछे से उसे एक गोली मार देता है, और जब पीरू की फैमिली उसे बचाने के लिए दौड़ती है तो कोलिनल उसकी पूरी फैमिली को मरवा देता है, जिसमें पीरू का सबसे छोटा भाई भी होता है, जिसकी उम्र दिसंबर की ही जितनी थी। और पीरू अपने परिवार को मरते हुए अपनी आंखों से देख रही थी। जिसके बाद जब कोलिनल गांव से चला गया तो इटबाल और बाकी के लोग पीरू की फैमिली को शमशान ले जाने लगे, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि पीरू की सांसें चल रही है, तो वो लोग पीरू का इलाज करते हैं, जिसमें कि वो लोग पीरू के शरीर में से वो गोली निकाल देते हैं। और समय बीतने के साथ पीरू बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो गई थी, और अब वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए दिन रात निशाने लगाने की कोशिश करती है, ताकि एक दिन वो कोलिनल को मारकर अपनी फैमिली का बदला ले सके। और ये कहानी सुनने के बाद जैंग भी पीरू की मदद करता है। वो उसे निशाना लगाने का सही तरीका बताता है, जहाँ वो पीरू की आंखों में पट्टी बांधकर बस आवाज़ को फॉलो करते हुए निशाना लगाने को कहता है, और खुद वो निशाने पर खड़े होकर अपनी जान को दांव पर लगाता है। और जब जब पीरू अपना वार करती है तो उसके सारे निशाने बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, और एक भी चाकू जैंग को आकर नहीं लगता। सारे चाकू एकदम सही जगह लगे थे, जिसे देखकर पीरू खुश शौक रहती है कि मैंने एक ही रात में इतना अच्छा निशाना लगाना कैसे सीख लिया। लेकिन जैंग के बदौलत उसने इतना अच्छा निशाना लगाना सीख लिया था। वो जैंग को इसके लिए शुक्रिया करती है, और रात को दोनों बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पीरू पूछती है कि तुम सेट फ्लूट कबीले से कैसे जुड़ गए। तो जैंग बताता है कि मैं बस ताकतवर बनना चाहता था, क्योंकि एक दिन जब मैं अपने फादर के साथ खेत में काम कर रहा था तो वहाँ एक तलवारबाज आया, जिसने कि अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मेरे फादर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं सबसे खतरनाक तलवारबाज बनकर उन सबको खत्म कर दूंगा जो लोग निर्दोषों के ऊपर अपना धौंस जमाते हैं, जिसके लिए मैंने सेट फ्लूट कबीलों को ज्वाइन कर लिया और वहाँ कड़ी ट्रेनिंग की। मैंने दुनिया के सभी जाबाज योद्धाओं को मारकर सबसे तेज तलवार चलाने की उपाधि प्राप्त कर ली। फिर वो अपनी तलवार को दिखाकर बताता है कि जिस दिन मैंने अपनी तलवार बाहर निकाल दी तो उस दिन कयामत आ जाएगी, क्योंकि इस तलवार को निकालते ही वो सारे रोने की आवाज़ सुनाई देती है जिनको मैंने मारकर ऊपर पहुंचा दिया है। और उन आवाज़ को सुनकर मेरे सेट फ्लूट के लोग मुझे वापस ढूंढकर मेरी ओर बढ़ेंगे। और ऐसा ही हो रहा था। सेट फ्लूट के लोग जैंग को ढूंढने में लगे थे। उन्होंने एक जहाज के सारे लोगों को मारकर जहाज को अपने कब्जे में कर लिया था, ताकि वो देश के हर कोने में आराम से जाकर जैंग को ढूंढ सके। उधर जैंग पीरू को तलवारबाजी सिखाता है। साथ ही उसने जो गांव में फूल लगाए थे वो भी बड़े हो चुके थे, और अब वो गांव एक बंजर जमीन से बदलकर एक खूबसूरत गांव में बदल गया था। क्रिसमस की रात सारे लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। वो सभी लोग मिलकर जश्न और एक साथ डांस करते हैं, जहाँ जैंग ने क्रिसमस का त्यौहार पहली बार देखा था कि कैसे लोग इस त्यौहार में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही जैंग हर रात पीरू को तलवारबाजी भी सिखाया करता था, ताकि वो हर दिन खुद से इम्प्रूवमेंट कर सके। और अब वो काफ़ी अच्छी तलवार चलाने लगी थी। लेकिन उसी रात हम कोलिनल को देखते हैं। वो गांव में आकर फिर से अपनी दहशत फैलाने लगा, जहां वो एक जोकर के ऊपर पानी की बाल्टी रखकर उस पर निशाना लगाता है, और उसका इससे भी दिल नहीं भरता तो वो उसके सिर पर एक सेब रख देता है और फिर से उसकी जान को खतरे में डालकर उससे पर निशाना लगाता है। पर बीच में वहाँ वही नशेड़ी आदमी आता है जिसका नाम थॉमस था। वो उस सेब को खाकर कहता है कि इस सेब को ऐसे बर्बाद मत करो, और वो नशे की हालत में कोलिनल का ही मजाक उड़ाता है, जिसके कारण कोलिनल गुस्से में उसे घोड़े से बांधकर पूरे गांव में घुमा घुमा कर उसकी बुरी हालत कर देता है। उधर 8 बात और जैंग ने पीरू को रस्सी से बांधकर एक घर में कैद करके रखा था, ताकि पीरू गुस्से में आकर कोलिनल को मारने ना जाए। लेकिन पीरू भी अपनी फैमिली का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो खुद को किसी तरह छुड़ा लेती है। उधर हम कोलिनल को देखते हैं। वो सारी लड़कियों को लाइन से खड़ा करके फिर से उनके साथ जबरदस्ती करने वाला था, जहाँ जब वो लड़कियों के दांत चेक करता है तो उसे एक लड़की के दांत साफ नजर आए और वो उसके साथ आज की रात रंगीन करना चाहता था।
पर जब उसे पता चला कि ये लड़की शादीशुदा है और इसका जल्द ही बच्चा होने वाला है, तो वो उस लड़की और उसके हस्बैंड को वहीं पर मार देता है, क्योंकि वो शादीशुदा औरत के साथ अपनी रात नहीं बिताता था। उसे एकदम फ्रेश माल चाहिए था। इसलिए फिर वो 2 लड़कियों को तैयार करके उनकी साफ सफाई कराने को कहता है। और जब उन 2 लड़कियों को नहलाया जा रहा था, तो उससे पहले ही पीरू कॉलोनेल के पास आई और कहती है कि मुझे एक बार अपनी रात रंगीन करने का मौका दीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगी। और वो यहाँ कॉलोनेल को मारने के मकसद से आई थी, ताकि जब उसे मौका मिले तो वो अपनी फैमिली का बदला लेकर कॉलोनेल को मार दे। और जब कॉलोनेल उसके दांत देखता है तो उसके सारे दांत साफ थे और कॉलोनेल भी अपनी मूड में आकर उसके करीब आने लगा। और जैसे ही पीरू उसके करीब आई, जहां उसे कॉलोनेल को मारने का सही मौका मिला, क्योंकि इस वक्त कॉलोनेल के रूम में बाकी के सैनिक नहीं थे, तो वो एक चाकू को अपने हाथ में पकड़कर उसकी तरफ बढ़ते चली गई। तो कॉलोनेल भी पहले से तैयार बैठा था। जैसे ही पीरू अपने सामने वाले पर्दे को हटाती है, तो कॉलोनेल ने उसकी तरफ गन पॉइंट की हुई थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारी खुशबू सुनकर समझ गया था कि तुम वही लड़की हो जिसने मेरे मुंह में गर्म तेल फेंका था। और उसके बाद वो अपने सैनिक को बुलाकर पीरू को पकड़वाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, पर दूसरी ओर इस बात की खबर जैक को लग गई थी कि पीरू कैद से छूटकर कॉलोनेल के पास गई है, ताकि वो कॉलोनेल को मार सके। और वह भी समझ गया था कि पीरू किसी मुसीबत में है, क्योंकि कॉलोनेल को मारना इतना भी आसान नहीं था। इसलिए वो अपनी तलवार निकालकर सीधा कॉलोनेल को मारने के लिए निकल जाता है, जहां वो कॉलोनेल के रूम में आकर सारे गुंडों को मार देता है। और जब उस रूम में बस कॉलोनेल ही अकेले बचा था, उसके सारे सैनिक मर चुके थे। और पीरू यहाँ पर कहती है कि मैं अपने हाथों से कॉलोनेल को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। लेकिन उसी समय कॉलोनेल पीरू की मदद से खिड़की से छलांग लगा देता है, जिससे कि वो वहां से निकलकर एक घोड़े पर बैठकर दूर भागने लगा। तो पीरू एक चाकू उठाकर कॉलोनेल पर निशाना लगाती है और उसका निशाना सीधा कॉलोनेल के पीठ पर जाकर लगा, जिससे कि वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब सारे लोग कॉलोनेल का चेहरा देखते हैं, तो वो कोई बहरूपिया था, जिसने कॉलोनेल जैसा मास्क लगाकर सबको गुमराह किया था। जैक भी ये देखकर गांव छोड़कर जाने की तैयारी करता है, क्योंकि अब उसने अपनी तलवार लोगों को मारने के लिए निकाल दी थी, जिसकी आवाज़ सुनकर सैड फ्रूट के लोगों को जैक की लोकेशन का पता चल चुका था और वो अब उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पर गांव के लोग कहते हैं कि अब कॉलोनेल दोबारा से वापस अपनी पूरी फौज के साथ आएगा, जिसके प्रकोप से वो हमें खत्म कर देगा। और अगर जैक यहाँ से चला गया तो हमारी मदद कौन करेगा, जिसके चलते जैक वहीं पे रुकने का फैसला लेता है। पर उन सभी लोगों के पास कॉलोनेल की फौज से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं थे, तो 8 बार यहाँ पर सबको भरोसा दिलाकर कहता है कि हम डटकर कॉलोनेल की फौज का मुकाबला करेंगे। जहाँ वो थॉमस की तरफ इशारा करता है और थॉमस एक गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे बहुत सारे हथियार निकालता है। सारे लोग इतने सारे हथियार देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनके पास भी हथियार की कमी नहीं थी और वह सारे लोग मिलकर कॉलोनेल की फौज का मुकाबला कर सकते थे। और ये सारे हथियार कोई चोरी के नहीं बल्कि थॉमस के ही होते हैं। दरअसल नशेड़ी होने से पहले थॉमस भी एक चोर और गुंडा था। वो ट्रेन वाली मालगाड़ी पर हमला करके उनका सारा सामान चोरी किया करता था। लेकिन जब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, तो उसे देखकर थॉमस उसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठता है। लेकिन उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा थे और जब एक दिन उसके दुश्मनों ने चारों तरफ से उस पर हमला किया, तो उसमें उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। और मरते वक्त उसकी प्रेमिका ने कहा कि आज के बाद कभी भी हथियार मत उठाना, जिसके चलते थॉमस ने अपने सारे हथियार जमीन में छुपा दिए, ताकि आज के बाद वो कोई हिस्सा ना करे। साथ ही उसने खुद को नशे में डुबा लिया, ताकि वो किसी भी हालत में लड़ाई झगड़े से दूर हो जाए। और आज बहुत सालों बाद उसने अपने हथियार बाहर निकाले थे। वो कई सालों बाद एक बोतल पे अपना निशाना चेक करता है, तो आज भी उसका निशाना वैसे ही था जैसे कुछ साल पहले हुआ करता था। रात को पीरू जैक से पूछती है कि जब यह लड़ाई खत्म हो जाएगी तो क्या तुम यहाँ से दूर चले जाओगे, तो जैक हाँ में जवाब देता है। तो पीरू कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, ताकि मैं भी अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ जी सकूँ। पर इस बात का जैक कोई भी जवाब नहीं देता। वो बस पीरू को शरीर के कुछ अंग के बारे में बताता है, जहाँ पे वार करने से दुश्मन एक ही बारी में खत्म हो सकता था। और अगले दिन होते ही सारे लोग फाइट करने के लिए तैयार थे। जैसे ही कॉलोनेल की फौज पूरे गांव पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, तो थॉमस एक टावर से एक जगह पर गोली चलाता है जहाँ पे जैक के लोगों ने बॉम्ब्स रखे थे। और जैसे ही गोली उन बॉम्ब्स पे लगती है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें कई सारे कॉलोनेल के लोग मारे जाते हैं। फिर जैक भी अपनी फुर्ती से एक एक करके सारे गुंडों से फाइट करने लगा। और जैसे ही कॉलोनेल की फौज गांव के अंदर पहुंची, तो फिर से थॉमस उनके ऊपर बॉम्ब से अटैक करता है।
तो कॉलोनियल के लोग उस टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें से थॉमस सबके ऊपर हमला कर रहा था। पर जैसे ही सारे गुंडे टावर पे चढ़े तो तब तक थॉमस एक रस्सी के जरिए वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। उसने वहाँ से भागने से पहले टावर पे एक बॉम्ब लगा दिया था, जिसके कारण टावर पे भी एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें कि फिर से कॉलोनियल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सबको लगता है कि हमने कॉलोनियल को हरा दिया, मगर कॉलोनियल और उसके लोग अभी भी जिंदा थे। वो फिर से गाँव के लोगों पर गोलियों से हमला करते हैं, पर तभी अचानक सैड फ्रूट के कबीले के लोग वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब डर गए थे। और सैड फ्रूट कबीले का सरताज सारे लोगों पर हमला करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद कॉलोनियल के लोग और जैंग के लोग मिलकर सैड फ्रूट कबीले से लड़ना शुरू करते हैं। सैड फ्रूट के लोग काफ़ी तेज और ताकतवर थे, वो आसानी से सारे लोगों को मारते जा रहे थे। पर उन्हीं के बीच जैंग अपने ही कबीले के लोगों को मारता है। वो वहाँ सबसे ताकतवर था, इसलिए कोई भी आदमी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन सैड फ्रूट के लोगों की तादाद बहुत बढ़ते जा रही थी, और एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो लोग जैंग के ऊपर भी भारी पड़ने लगे थे। तो इसी बीच पीरू भी उसकी मदद करती है। वो दिसंबर को 8 बाल को पकड़वा कर वहाँ से भागने को कहती है, ताकि इस लड़ाई में दिसंबर की जान खतरे में न आए। और खुद वो जैंग की मदद के लिए उन सारे सैड फ्रूट के लोगों से फाइट करने लगती है। लेकिन जब वो दोनों वापस 8 बेल के पास आए तो 8 बाल जख्मी हालत में मर रहा था। वो बताता है कि कॉलोनियल दिसंबर को लेकर भाग गया है और मैं उसे नहीं रोक पाया, जिसके बाद जैंग अकेले ही कॉलोनियल की तरफ बढ़ते चला जाता है। दूसरी ओर कॉलोनियल एक घर में जाकर अपने आदमियों को उस घर के चारों ओर पहरेदारी करने को कहता है, ताकि जैंग उसे मारने यहाँ ना आए। लेकिन उसके आदमी उतने सक्षम नहीं थे कि वो जैंग का मुकाबला कर सके, और जैंग वहाँ आकर एक एक करके सारे गुंडों को मारना शुरू करता है। वो अपनी स्पीड से सारे गुंडों को चून चून कर धोता है, और सबको मारने के बाद जो वो कॉलोनियल के पास आया, जहाँ कॉलोनियल दिसंबर के ऊपर गन पॉइंट की हुई थी, वो जैंग को धमकी देता है कि अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़े तो मैं दिसंबर को मार दूंगा। पर जैंग उसकी बात नहीं सुनता और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और कॉलोनियल भी दिसंबर के ऊपर फायर कर देता है। मगर गोली निकलने से पहले ही जैंग अपनी तलवार से पूरी बंदूक को ही काट देता है, जिससे कि गोली बंदूक से निकल ही नहीं पाती और दिसंबर बच जाती है। और यहाँ पे जैंग और कॉलोनियल आमने सामने थे, जहाँ जैंग उसके एक ही बार में खत्म कर सकता था। पर वहाँ पे पीरू आई, जो कि अपनी फैमिली का बदला लेने कॉलोनियल से लड़ पड़ती है। उन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, जहाँ जैंग उसकी फाइट में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं देता, क्योंकि उसने पीरू को खुला छोड़ दिया था कि वो अपना बदला ले सके। तब पीरू और कॉलोनियल के बीच कांटे की टक्कर होती है। दोनों ही एक दूसरे को मारने पर तुले थे। आखिर में पीरू उसकी पीठ में तलवार घुसाकर उसका काम तमाम कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर सैड फ्रूट कबीले का सरताज भी आ गया था, और वो जैंग को कहता है कि मैंने तुम्हें कबीले में शामिल करके सबसे ताकतवर योद्धा बनाया, और आज तुम अपने ही लोगों से लड़कर उन्हें मारते जा रहे हो। वो जैंग पर दबाव डालता है कि तुम इस बच्ची को मार दो, क्योंकि ये हमारे दुश्मन के वंशज है। लेकिन जैंग उल्टा उस बच्ची के पक्ष में खड़ा होता है, क्योंकि वो अपने दुश्मन को मारने के लिए किसी बच्ची को नहीं मार सकता था। जिसके बाद उसकी अपने ही सरताज से एक फाइट हुई, जिसमें दोनों अपने अपने खतरनाक वार से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, और ये फाइट बहुत ज़्यादा देर तक चलती है, जहां हम जैंग का बचपन भी देखते हैं कि कैसे उसके कबीले के सरताज उसे बर्फ में कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग दे रहे थे, और इस लम्हे को याद करके जैंग अपने ही सरताज को मार गिराता है। अब पूरी लड़ाई खत्म हो गई थी, जहां बहुत सारे लोग इस लड़ाई में मर चुके थे। जिसके बाद जैंग इस गांव को छोड़कर जाने लगता है, और वो दिसंबर को पीरू को सौंपकर वहां से जाने लगा, जहां वो बताता है कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, क्योंकि सैड फ्रूट के बाकी लोग मेरी तलवार की आवाज़ सुनकर वापस जरूर आएंगे, और अगर मैं दिसंबर के साथ रहा तो इससे वो नन्ही सी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो अकेले ही अपनी तलवार के साथ वहाँ से निकल जाता है, और सारे लोग उसे आखिरी बार अलविदा कहकर उसकी तरफ देखते रहते हैं। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जैंग अपना ठिकाना हर वक्त बदलता रहता था, क्योंकि उसके पीछे बार बार सैड फ्रूट के लोग उसे मारने के लिए तुले हुए थे, और हर बार वो उन्हें मारकर अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। वेलकम टू द एक्सप्लेनर्स वर्ल्ड। है दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हो गई है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि आप लोग मेरे इस चैनल को बहुत सपोर्ट दें, क्योंकि आजकल आप लोग का सपोर्ट थोड़ा कम हो गया है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आप लोग की जो भी मतलब क्या बोलते हैं, जो भी मूवी सीरीज वगैरह देखने का मन करे तो कमेंट में कमेंट कर दें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।